हाय। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है मृदा के ऊपर। किसके ऊपर? मृदा, यानी कि अपन आज से मिट्टियों का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए मिट्टियों को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले अपन उसे जानेंगे। उसके बाद में अपन लाल, काली, पीली, सफ़ेद जो भी है वो सारी मिट्टियों के ऊपर आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले किस पे आते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो मिट्टी यानी कि मृदा, आइए स्टार्ट करते हैं। मिट्टी, मृदा या सोइल। ठीक है, सोइल शब्द, मृदा का अर्थ होता है सोइल। सोइल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। कौन से? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मृदा। ठीक है, या मिट्टी। मिट्टी को प्रभावित करने वाले प्रमुख 5 कारक होते हैं। मिट्टी को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? प्रमुख 5 कारक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आता है पैतृक सेल। कौन सा? पैतृक सेल। सबसे पहले कौन सा आता है? पैतृक सेल। पैतृक सेल क्या करता है? पैतृक सेल आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्रदान करता है मिट्टी को। क्या करता है? आधारभूत खनिज और पोषक तत्व कौन प्रदान करता है? तो पैतृक सेल। पैतृक सेल अर्थात चट्टान है। क्या? पैतृक सेल अर्थात चट्टाने। चट्टाने क्या करती है? चट्टाने टूटती फूटती रहती है। चट्टाने क्या करती है? टूटती फूटती रहती है। जैसे कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई तो चट्टाने टूट गई तो आई है ना। ठीक है, तो चट्टाने क्या करती है? टूटती फूटती रहती है। और जैसे कि चट्टाने क्या करती हैं, जिसके माध्यम से कई चट्टान है और उस पर बरसात हो रही है, बरसात फिर धूप फिर ठंड, तो इसके चलते क्या करती है? चट्टानों में चटक, यानी कि उसमें दरारें पड़ने लग जाती है। चट्टानों में क्या पड़ने लगती है? दरारें पड़ने लग जाती है। और इसके चलते वो कैसी हो जाती है? भुरभुरी सी हो जाती है। कैसी हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है। और अंततः वो क्या करती है? एक मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। क्या कर लेती है? एक मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। तो चट्टानों से क्या होता है? चट्टानों से मिट्टी को आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्रदान होते हैं। मिट्टी का सबसे बड़े भाग का निर्माण भी कौन करती है? तो पैतृक सेलें ही करती हैं। अर्थात मिट्टी के सबसे बड़े भाग का निर्माण कौन करती है? तो चट्टानें ही करती हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है जलवायु कारक। कौन से? जलवायु कारक। जलवायु कारक क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया एवं सूक्ष्म जीवों, रासायनिक क्रिया एवं सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो जलवायु कारक हैं वो क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया एवं सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं वनस्पति। वनस्पति से क्या होती है? ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है। अपन जलवायु टॉपिक पे आएंगे, मैं बताऊंगा क्या होते हैं। इससे पहले अपन इनको जान लें कि ह्यूमस ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वहां प्राप्त होता है जैसे कि जो पत्ते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जहां पर वनस्पति ज्यादा पाई जाती है वहां की मिट्टी में क्या पाया जाता है? ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई पेड़ है, पेड़ से क्या करेंगे? पत्ते टूटेंगे, पत्तों पे छोटे छोटे जीव जंतु भी रहते हैं। ठीक है, तो उनके टूटने या जब वो नीचे गिरेंगे तो वो क्या करेंगे? मिट्टी पे गिरेंगे। और मिट्टी में क्या करते हैं? फिर वो सड़ गल जाते हैं। क्या? सड़ने और गलने से, और उनको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? कवक और जीवाणु करते हैं। कौन करते हैं? कवक और जीवाणु करते हैं। तो कवक और जीवाणु क्या कर देते हैं? कवक और जीवाणु क्या करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो वनस्पति से जो सड़े गले जो वनस्पतियां हैं, उनसे जो जीव जंतु हैं, जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो उनको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? तो कवक और जीवाणु करते हैं, जिसके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भूमिगत नमी। भूमिगत नमी क्या करती है कि जो जो मिट्टी है, भूमिगत नमी क्या करते हैं? भूमिगत नमी या भूमिगत जल वो क्या करता है कि जो मिट्टी है उसको उसको क्या बनाए रखता है? मतलब गीली बनाए रखता है, अर्थात उसमें नमी बनाए रखता है। मतलब मिट्टी को एकदम शुष्क नहीं होने देता, अर्थात बिल्कुल सूखा नहीं होने देता। कौन सा? भूमिगत जल। अगर भूमिगत जल अगर नहीं हो, जैसे कि भूमिगत जल अगर उसमें नमी प्राप्त नहीं कर पाए तो मिट्टी मिट्टी क्या होगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। क्या होगी? मिट्टी की जो रासायनिक क्रिया है वो संभव नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, जो रासायनिक क्रिया है वो क्रियाएं रुक जाएंगी। किसके चलते? अगर भूमिगत जल या मिट्टी ज्यादा शुष्क हो जाएगी। तो इसीलिए भूमिगत जल क्या करता है? मिट्टी को नमी प्रदान करता है, यानी कि उसे गीला बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं सूक्ष्म जीव। कौन सा? सूक्ष्म जीव। मृदा में वनस्पति मृदा में सूक्ष्म जीवों में लिखा है, मृदा में वनस्पति और जीवों को सड़ा गलाकर, मृदा में वनस्पति एवं जीवों को सड़ा गलाकर, अर्थात उन्हें वियोजित कर, यानी कि उन्हें अलग करके वियोजित कर खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं। क्या करते हैं? खनिज, जो वनस्पति और जीवों को सड़ा गलाकर क्या प्राप्त होता है? अपन खनिज और जैविक पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या कर देता है? ये अलग करता है
अलग करते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जो वनस्पति और वनस्पति और जीवों को क्या करते हैं, सड़ा गलाकर खनिज और जैविक पदार्थों को अलग कर देते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। अर्थात यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम या ज्यादा ये किस पे निर्भर कर रहा है, तो ह्यूमस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तो ह्यूमस पे निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन जलवायु। जलवायु छूटा हुआ है, ठीक है। जलवायु कैसे प्रभाव करता है, देखो जलवायु के अंतर्गत अधिक इसमें अपन मिट्टी के अंतर्गत दो चीजें शामिल करती हैं, एक तो तापमान, दूसरा वर्षण यानी कि वर्षा। तापमान और दूसरा कौन सा होता है, वर्षा। ठीक है, तो वर्षा यानी कि अपन देखते हैं पहले वर्षा के कारण होने वाले। वर्षा से क्या होता है, मान लीजिए कोई जगह है, अपनी जगह ही मान लीजिए, आप जिस जगह पे स्थित हो उसी जगह को मान लीजिए, थोड़ी देर कल्पना कर लीजिए कि वहां पर बरसात ज़्यादा हो रही है। क्या हो रही है, बरसात ज़्यादा हो रही है। आप जिस जगह पे हैं वहां पर क्या हो रही है, बरसात ज़्यादा हो रही है। तो इसके चलते क्या होगा, जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं, यानी कि जो ऊपरी सतह पर मिट्टी के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा हाथ जो मिट्टी है ये ऊपरी सतह है, तो मिट्टी यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा बरसात हो रही है इसके ऊपर। तो जो पानी है, जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, वो पानी के साथ रिस रिस कर कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी के निचले सतहों पर चले जाते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी की निचली सतहों पर चले जाते हैं, जिससे क्या होती है, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। क्या होती है, जब पोषक तत्व भी नीचे चले जाएंगे तो मिट्टी अनुपजाऊ तो होगी, ठीक है ना। तो पानी के साथ में क्या करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं, जिसके चलते मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, सॉरी। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, निच्छालन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, निच्छालन। निच्छालन की प्रक्रिया, निच्छालन की क्रिया। निच्छालन क्रिया होती क्या है, जहाँ पर ज़्यादा अधिक बरसात होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं, जिसके चलते किसकी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया चालू हो जाती है, अधिक बरसात होने के कारण निच्छालन की क्रिया चालू हो जाती है। और इस निच्छालन की क्रिया से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी। किसका मिट्टी होता है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है सिलिका की कमी। कौन से, सिलिका। सिलिका, ठीक है, सिलिका। होता क्या है कि जो अपनी पृथ्वी है, जैसे कि अपनी पृथ्वी है, ऊपर उसकी जो ऊपरी सतह है उसे अपन भूपर्परटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्परटी। क्या कहते हैं, भूपर्परटी। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसे क्या कहते हैं, भूपर्परटी, ठीक है। तो उसमें भूपर्परटी का निर्माण किससे हुआ है, भूपर्परटी में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाता है। तो इनमें से जो सिलिका नामक पदार्थ है, वो क्या करता है, पानी के साथ रिस रिस कर क्या चला जाता है, पृथ्वी की निचली सतहों में यानी कि मिट्टी की निचली सतहों में चले जाता है, जिसके चलते क्या होती है, ये मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी कहलाती है, फिर जब ये मतलब ये नीचे चला जाता है या पोषक तत्व, तो कौन सी मिट्टी कहलाती है, तो लेटराइट मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, लेटराइट मिट्टी। यानी कि लेटराइट मिट्टी को अपन निच्छालन मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि निच्छालन की प्रक्रिया से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपके। लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में पाई जाती है। मैंने बताया था कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो बरसात के चलते क्या हुआ है, वहाँ पर जो पोषक तत्व हैं उनकी मिट्टी के वो क्या हो, नीचे चले गए। क्या चले गए, नीचे चले गए, जिसके चलते वहाँ पर किस मिट्टी का निर्माण हो गया है, तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो गया। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, तो इसके अलावा पाया जाता है केरल में। कौन से, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी खाद्यान्न की जो फसलें होती हैं, खाद्यान्न यानी कि खाने वाले, जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है, दालें, तो ये खाद्यान्न की जो फसलें हैं उनके लिए अनुपजाऊ होती है। यानी कि उनके लिए अनुपजाऊ होती है। मतलब उनको उगाने के लिए, यानी कि खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए जितनी उपजाऊ करने के लिए या उनको उगाने के लिए जितनी पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो क्या होती है, लेटराइट मिट्टी में नहीं हो पाती, क्योंकि जो उसके पोषक तत्व हैं वो किसके साथ, पानी के साथ रिस रिस कर नीचे जमीन में चले गए हैं। तो इसके चलते वहाँ पर कौन सी, इस लेटराइट मिट्टी में अधिकतर कौन सी फसलें की जाती हैं, तो इसमें पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी वगैरह, मसाले वगैरह, ठीक है, मसाले वगैरह और नारियल वगैरह। तो इसीलिए आमतौर पर इसमें केरल पहले नंबर पे भी रहता है।
मसाले, चाय, कॉफ़ी, ठीक है ना। तो लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें नहीं की जाती है अधिकतर? खाद्यान्न फसलें नहीं की जाती, और की भी जाती हैं तो फिर उनमें बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा खाद डालना पड़ता है अपन को। किसमें? लेटराइट मिट्टी में आप अगर यदि खाद्यान्न फसलें यानी गेहूँ चावल को उगाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? उसमें बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये तो हो गई अधिक वर्षा के कारण कौन सी प्रक्रिया चालू हो जाती है? निच्छलन की क्रिया चालू हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरी क्रिया। क्या? दूसरी क्रिया में क्या होता है? इसमें होती है केशिका क्रिया। क्या होती है? केशिका क्रिया। दूसरी कौन सी क्रिया है? केशिका क्रिया। ये किसके कारण होती है? अधिक तापमान के कारण। किसके कारण? अधिक तापमान के कारण। अधिक तापमान के कारण कौन सी प्रक्रिया चालू हो जाती है? कौन सी क्रिया चालू हो जाती है? तो केशिका क्रिया हो जाती है। इसमें क्या होता है? ये अधिकतर राजस्थान में होती है। कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। होता क्या है कि जो जहाँ पर अधिक तापमान पड़ता है यानी कि अधिक गर्मी पड़ती है, कहाँ? जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है तो उसके चलते क्या होता है कि जो भूमिगत जल है, क्या है? जो भूमिगत जल है अधिक तापमान के चलते क्या होता है? जो भूमिगत जल है यानी कि जो जमीन के नीचे जो जल पाया जाता है वो क्या होता है? सूक्ष्म नलियों, जो आंखों से नहीं दिखाई देती, क्या? सूक्ष्म नलियों के जो द्वारा क्या आता है? ऊपर चढ़ता है। सूक्ष्म नलियों के द्वारा क्या करता है? जो भूमिगत जल है वो ऊपर चढ़ता है। क्या करता है? ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के क्रम में होता क्या है कि आपने सुना होगा पानी में पृष्ठ तनाव पाया जाता है। पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है किसमें? पानी में। जैसे कि आप एक बूंद पानी फर्श पर गिराइए तो वो बूंद के रूप में ही मतलब रहेगा। क्या करेगा? बूंद के रूप में ही रहेगा। उसी की जगह अगर आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह डालेंगे, गिराएंगे अपनी फर्श पे तो वो क्या होगा? फैल जाएगा। वो क्या होगा? फैल जाएगा। जबकि पानी क्या रहेगा? बूंद के रूप में ही पड़ा रहेगा। वो होता क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव के चलते पानी अपने आकार को बढ़ाना नहीं चाहता। जैसे कि पानी की बरसात हो रही, बरसात बूंदों के रूप में ही क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के चलते होती है। किसके रूप में होती है? तो पृष्ठ तनाव के चलते। तो ऐसे जो आंख से नहीं दिखाने वाली जो छिद्र होते हैं यानी कि जो नलियां होती हैं उनके थ्रू क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता है। क्या करता है? पानी ऊपर चढ़ता है, यानी कि इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता। क्या होता है? इस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं चल पाता। छोटी छोटी नलियां हैं बिल्कुल, जो आंख से भी नहीं दिखाई देती है। तो होता क्या है कि जो ऊपर चढ़ती हैं तो पानी में के साथ में क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना। पानी में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो चूना घुला रहता है। अपन जो घरों में जो आरओ यूज करते हैं, क्या? आरओ यूज करते हैं तो आरओ क्या करता है? पानी से चूने को निकाल देता है तो पानी साफ हो जाता है। आपने आपके घर हो गए या कहीं पे भी आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टील या प्लास्टिक का बर्तन है, प्लास्टिक या स्टील का बर्तन है, तो प्लास्टिक या स्टील के बर्तन पर आप देखेंगे तो अगर ज़्यादा दिन तक पानी और उसे साफ नहीं किया जाता और पानी उसमें भरा देता है तो उसमें क्या होता है कि एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत जम जाती है। क्या हो जाती है? सफ़ेद सफ़ेद सी परत जम जाती है स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में। तो वो दरअसल वो जो सफ़ेद सफ़ेद परत होती है वो होती क्या है? चूना ही होता है। क्या होता है? चूना ही होता है। तो केशिका क्रिया के थ्रू जब पानी ऊपर चढ़ता है यानी कि जो छोटी छोटी छिद्र नलियों से जब पानी ऊपर चढ़ता है तो होता क्या है कि उसके साथ में क्या होता है कि जो चूना है वो भी ऊपर आ जाता है। क्या होता है? पानी के साथ में क्या करता है? चूना भी ऊपर आ जाता है। तो पानी तो क्या होता है? तापमान अधिक है तो पानी तो भाप बन के उड़ गया, तो चूना क्या हो जाता है? चूना जमीन पर फैल जाता है। क्या होता है? जो चूना है, चूना नहीं उड़ता और चूना क्या करता है? जमीन पर फैल जाता है। तो इससे क्या हो जाती है? मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। कैसी हो जाती है? मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? अपन केशिका क्रिया कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं मृदा का निर्माण 5 तत्वों से होता है। क्या होता है? मृदा का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर होता है? तो 5 तत्वों से मिलकर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? खनिज पदार्थ, जो मैंने बताया था। खनिज पदार्थ कितना होता है इसमें? 40 से 45%, यानी कि ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। क्या? ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। तो 40 से 45% क्या पाया जाता है? मिट्टी में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ कितने पाए जाते हैं? ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जो ये अलग करते हैं ना, क्या करते हैं? खनिज और जैविक पदार्थों को क्या कहते हैं अपन? कार्बनिक पदार्थ। क्या करते हैं? जो जीव होते हैं वो क्या कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, तो उनको जो सड़ा गला कर जब जो कवक होते हैं तो सड़ा गला कर उनको क्या काय में तब्दील कर देते हैं? तो ह्यूमस में तब्दील कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ह्यूमस में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ कितने % पाए जाते हैं? तो 5 से 10%। क्या पाए जाते? कितने पाए जाते हैं? तो 5 से 10% क्या पाए जाते हैं? ह्यूमस पाए जाते हैं। मृदा जल कितना पाया जाता है? तो 25% मृदा जल पाया जाता है मिट्टी में। मृदा वायु कितनी पाई जाती है मिट्टी में?
तो 25% मृदा वायु पाई जाती है। सूक्ष्म जीव भी रहते हैं मिट्टी में, क्या रहते हैं? सूक्ष्म जीव, जिन्हें अपन कवक और जीवाणु कहते हैं। कवक और जीवाणु का काम क्या है? वनस्पतियों या छोटे जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर उनको वियोजित करके किनका निर्माण करना? ह्यूमस और कार्बनिक या खनिज पदार्थों का निर्माण करना। ह्यूमस का निर्माण कौन करते हैं? तो कवक और जीवाणु ही करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि हिमालय हुआ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हुई अपनी, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, यहाँ पर जो मिट्टी है इसमें क्या पाई जाती है? ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और जहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होते हैं कि ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा जो गीली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी, कैसी? गीली मिट्टी या पीट मिट्टी, दलदली मिट्टी भी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी तुलना में? जो उष्णकटिबंधीय जो मिट्टी होती है ना, उसकी तुलना में कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? तो जो गीली मिट्टी यानी कि दलदली मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ह्यूमस, दलदल में कोई भी पत्ता, जीव जंतु जो भी गिरे दलदल से बाहर तो निकलने ही नहीं है, तो वो क्या होते हैं? उसी में सड़ गल जाते हैं। तो इसके चलते क्या हो जाता है, वहाँ पर जो ह्यूमस होता है वो ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन मृदा अभिक्रिया। क्या? मृदा अभिक्रिया। मृदा किस में मापते हैं अपन? पीएच मान में मापते हैं। किस में मापते हैं? पीएच मान में मापते हैं। मृदा अभिक्रिया को किस में मापते हैं? पीएच मान में, ठीक है। अगर किसी मृदा का पीएच मान 7% से कम है, कितने से? 7 से कम है। यदि किसी मृदा का पीएच मान 7 से कम है तो उसे अपन क्या कहते हैं? उदासीन मृदा। क्या कहते हैं? उदासीन मृदा। यदि किसी मृदा का पीएच मान कितना है? 7 है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? पीएच मान कहते हैं। और यदि किसी मृदा का पीएच मान 7 से कम हो, यानी कि पीएच मान 7 से कम है, तो वो क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। 7 से कम अम्लीय मृदा, 7 उदासीन मृदा, 7 से कम अम्लीय मृदा कहलाती है। पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय मृदा कहलाती है। जबकि अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा हो, यानी कि पीएच मान 7 से अधिक हो, तो वो कौन सी मृदा कहलाती है? क्षारीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षारीय मृदा कहलाती है, ठीक है। और पौधों की वृद्धि के लिए, यानी कि जो अपने पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। जो पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6 से लेकर और 7.5 के बीच में होना चाहिए। तभी पौधे क्या होती हैं? अपनी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अपनी अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। कितना होना चाहिए पीएच मान? 6 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इनके सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो इनके सुधार के लिए यदि मिट्टी अम्लीय है, कैसी है? अम्लीय, यानी कि उसका पीएच मान 7 से कम है, तो उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए? उसमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? चूने का प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है, यानी कि मिट्टी अम्लीय है, तो उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए? अपन को चूने का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और यदि मृदा क्षारीय है, यानी कि मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है, तो यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें अपन को जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि खेत में किसको डालना चाहिए? जिप्सम को डालना चाहिए। किसको डालना चाहिए? जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सबसे आगे आती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितनी? जलोढ़ मिट्टी 43% क्षेत्रफल पर। इसके बाद आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो 18% क्षेत्रफल पर। कितने? 18% क्षेत्रफल पर। काली मिट्टी कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो 15% क्षेत्रफल पर, यानी कि 15% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद कौन सी आती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो 3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितने? 3.7% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जबकि मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। वो भी काली मिट्टी में कौन सी? साधारण काली। कौन सी? साधारण काली। काली मिट्टी में भी 3 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में: गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। कौन सी? छिछली काली, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो भारत की सभी मिट्टियों में क्या पाए जाते हैं? लगभग 3 तत्वों की कमी पाई जाती है।
भारत की सभी मिट्टियों में लगभग कितने तत्वों की कमी पाई जाती है? 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। कौन कौन से? एक होता है ह्यूमस, कौन सा? ह्यूमस। दूसरा होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है फास्फोरस। कौन सा? पहला कौन सा है? भारत की सभी मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है? तो भारत की सभी मिट्टियों में लगभग 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। कौन कौन से? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है। जहाँ पर अगर ह्यूमस ज़्यादा आ गया, यानी कि कहीं अगर कौन सी मान लीजिए कोई वनस्पति क्षेत्र, यानी कि हिमालयी मिट्टियाँ हुई, नीलगिरी पर्वत की मिट्टियाँ हुई, तो इनमें क्या पाया जाएगा? ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाएगा, तो उसमें किसकी कमी पाई जाएगी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। अगर कभी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन की फला मिट्टी में कौन सी कमी पाई जा रही है, और यदि उन तीनों में से अगर ये एक ऑप्शन है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में से अगर किसी एक चीज कोई एक है, तो क्या करना है? इन्हीं में से एक टिक लगाना है। क्या करना है? एक टिक लगाना है। यानी कि ये लगभग भारत की सभी मिट्टियों में क्या पाई जाती है? इसकी कमी पाई जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। किसी में ह्यूमस की अधिक है तो नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाएगा, फास्फोरस अधिक है तो नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाया जाएगा। इसलिए अपन अपने खेतों में क्या छिड़कते हैं? यूरिया छिड़कते हैं। क्या करते हैं? यूरिया छिड़कते हैं। क्या छिड़कते हैं? यूरिया। उसमें ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन ही पाया जाता है। अपने जो खेतों में अपन यूरिया छिड़कते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक होता है मृदा का एक चित्र होता है, उसे देख लेते हैं अपन। मृदा परिच्छेदिका कहते हैं उसका। ठीक है। उसे क्या कहते हैं अपन? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। क्योंकि अपन मृदा का निर्माण पढ़ के उसी के बाद में अपन मृदा में प्रवेश करेंगे। अगर मृदा का निर्माण नहीं समझ में आएगा तो फिर मृदा कैसे समझ में आएगी? ठीक है। तो अच्छे से समझना, एक दो बार वीडियो को दोबारा देखना। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आ जाएगा, वैसे इतना कोई ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है। अब देखते हैं मृदा परिच्छेदिका, इसका चित्र कैसा होता है। आप लोग भी इसको बना लीजिए, मृदा परिच्छेदिका के चित्र को। ये क्या है? मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। ठीक है। इसमें क्या किया गया है? मृदा को, यानी कि लगभग सभी मृदाओं क्या कर दिया गया है? अपने स्तरों में बांट दिया। कितने स्तरों में बांट दिया? 4 स्तरों में बांट दिया गया है। ठीक है। स्तर ए, बी, सी और डी, कितने स्तरों में बांट दिया गया है? 4 स्तरों में बांट दिया गया है। जैसे कि अपन पहले स्तर को बना लेते हैं। ये मान लिया ये पहला स्तर है, पहला स्तर या संस्तर कोई भी मान लीजिए। ओरिजोनटल में बांट दिया गया, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर मृदा को क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया, इनको स्तरों में बांट दिया गया है। तो सबसे ऊपर वाला स्तर ये है, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? ए नाम दे दिया। ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? दूसरा। इसको अपन ने ऐसे बना लिया। इसको अपन ने ऐसे बना लिया। ये कौन सा है? तीसरा है। और ये कौन सा है? चौथा। इसको खड़ी लाइनें खींच ली। ए, बी, ये कौन सा हुआ? सी, और ये कौन सा हुआ? डी। इसे क्या कहते हैं अपन? इस चित्र को मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। ठीक है। तो जो मृदा का जो सबसे ऊपरी भाग है, यानी कि ए वाला भाग, कौन सा? ए स्तर। ए स्तर ये क्या होता है? मिट्टी का सबसे उपजाऊ भाग होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा उपजाऊ स्तर होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा होता है? सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला भाग कौन सा होता है? मिट्टी का ए स्तर। कौन सा? ए वाला स्तर। मिट्टी को कितने स्तरों में बांट लिया? 4 स्तरों में बांट लिया। कौन कौन सा? ए, बी, सी और डी।
ठीक है। तो मिट्टी का जो सबसे ऊपरा वाला भाग है, यानी कि ये वाला भाग जो मैंने बनाया है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। और इसी में क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ों का विकास करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ों का विकास करते हैं। क्या करते हैं, जड़ों का विकास करते हैं। यानी कि पौधों की जड़ें किस में पाई जाती हैं, इन्हीं में पाई जाती है। पौधों की जड़ों का विकास करते हैं, विकास होता है, विकास होता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, किसमें जड़ों का फैलाव करते हैं, तो संस्तर ए, यानी कि पहले वाले भाग में। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं अपन, जैसे कि मैंने बताया था कि निच्छालन की प्रक्रिया क्या होती है। तो मान लेते हैं कि निच्छालन की प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है, बारिश यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो जिसमें क्या है, जो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से, मतलब सबसे ज़्यादा पोषक तत्व इसी में पाई जाती है। और जो पौधों की जो जड़ें हैं वो भी इसी में फैलती हैं। तो मान लीजिए पानी ज़्यादा गिरा, तो पानी के साथ रिसकर जो उर्वरक यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो कौन से वाले भाग में आ गए, बी या सी या डी, किसी में मान लीजिए। तो ये वाला भाग क्या हो गया, अनउपजाऊ हो गया, क्योंकि इसके पोषक तत्व जो है वो कौन से स्तर में आ गए, बी या सी डी, किसी में मान लीजिए बी में आ गए। तो ये वाला जो स्तर है, यानी पौधों का विकास तो इसी में होता है। तो और यही वाला भाग क्या हो गया, अनउपजाऊ हो गया। यानी कि इसमें किस पदार्थ की कमी आने लगी, किसकी कमी आ गई, तो सिलिका की कमी आ गई। तो इसलिए ये मिट्टी कैसी मिट्टी बन गई, एक लेटराइट मिट्टी बन गई। कैसी मिट्टी बन गई, एक लेटराइट मिट्टी बन गई। ये क्या होती, निच्छालन की प्रक्रिया। और मान लीजिए इसे क्या होती है, जो केशिका नली होती है, वो किसके माध्यम से, जिसके माध्यम से जल ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने पे क्या होता है, उसके साथ में चूना भी जाता है। तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, जबकि चूना क्या होता है, पृथ्वी जमीन पर फैल जाता है, यानी कि इस वाले भाग पर फैल जाता है। तो क्या होता है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। यानी कि उपजाऊ और अनउपजाऊ होने वाला भाग कौन सा होगा, यही डिपेंड करेगा कि आपकी मिट्टी कैसी है और कैसी फसल हो सकती है। इसमें कौन सा स्तर ए। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है और इसी में क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ों को फैलाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म, कल से मिट्टियाँ चालू। ठीक है, कल से मिट्टियाँ होंगी, मिट्टियों का भाग, भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत में कितनी मिट्टियों को बांटा गया है, कितने भागों में, तो 8 भागों में। ठीक है, अपन मध्य प्रदेश की पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 7 में बांटा गया, लेकिन पढ़ते 5 हैं अपन, कितने, 5। तो कल से उन्हीं को स्टार्ट करेंगे, MPGK की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। करना है लाइक, कमेंट, शेयर, सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच।